बच्चों का व्यावसायिक संगठन के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए, हर कंपनी अपने पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। पार्षद सीमा नियम की जहां हम बात करते हैं वो परिवर्तनीय नहीं माने जाते हैं, विशेष परिस्थितियों में ही उनका परिवर्तन होता है, लेकिन पार्षद अंतर नियम परिवर्तनीय कहे जाते हैं बाय नेचर। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 है जो ये बताती है कि अधिनियम की व्यवस्थाएं और सीमा नियम में दी हुई शर्तें उनके अधीन कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। कैसे? विशेष प्रस्ताव द्वारा। ऐसी व्यवस्था जो अंतर नियमों में परिवर्तन करने से रोकती है, सदस्यों पर बाध्य नहीं है। कंपनी किसी भी प्रकार से अंतर नियम में स्पष्ट व्यवस्था करके अथवा सीमा नियम द्वारा या स्वतंत्र अनुबंध द्वारा अपने आप को अंतर नियम में परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में बाकायदा इस बात का वर्णन है कि अंतर नियम अपरिवर्तनीय नहीं हो सकते। तो हम बात करते हैं कि कंपनी के जो अंतर नियम हैं उनमें परिवर्तन करने का जो पूर्णतः अधिकार है वो दो प्रतिबंध जिनके अंतर्गत आता है वो कौन कौन से हैं। पहला प्रतिबंध है कि इसके द्वारा कंपनी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप अंतर नियम में कहीं कोई ऐसा परिवर्तन ना कर दें जिससे कंपनी अधिनियम के कोई प्रावधान जो हैं वही उन्हीं का उल्लंघन हो जाए, वही ओवर रूल्ड हो जाए। आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, कंपनी का जो अंतर नियम है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार सीमा नियम की शर्तों के अंतर्गत ही हो, उनके बाहर न जाए। अगर आप अंतर नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं जो सीमा नियम के प्रावधानों के विरुद्ध है या असंगत है, तो ऐसा कोई भी परिवर्तन अंतर नियम में अगर किया गया है तो वह व्यर्थ मान लिया जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन हो सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता है, उसे अपरिवर्तनीय बनाने का कोई भी प्रस्ताव कभी भी वैध नहीं होगा। मगर दो बातें हैं, एक तो कंपनी अधिनियम का कोई भी प्रावधान उसका उल्लंघन ना होने पाए ऐसे किसी परिवर्तन से, और दूसरा सीमा नियम की जो शर्तें हैं, हर परिवर्तन जो पार्षद अंतर नियम में हो वो पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अंतर्गत ही हो। अगर उनके बाहर जाता है तो ऐसा प्रत्येक परिवर्तन व्यर्थ माना जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो पार्षद नियमों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो जो अपनानी पड़ती है वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि सर्वप्रथम पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन के प्रस्ताव का अनुमोदन संचालक मंडल करेगा। यानी कि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे स्वीकार किया जाएगा किसके द्वारा? संचालक मंडल के द्वारा। तथा साधारण सभा के लिए समय और तिथि का निर्णय होगा कि वही प्रस्ताव जो संचालक मंडल ने अनुमोदित किया है उसको वो साधारण सभा में रखे, और इसके लिए कंपनी का सचिव सभा बुलाने के लिए अधिकृत होगा, यानी कि वो सभा का आह्वान करेगा। संचालक मंडल सूचना, विशेष प्रस्ताव तथा व्याख्यात्मक कथन यानी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी तैयार करेगा। यदि परिवर्तन का संबंध अंशधारियों द्वारा पहले किए गए ऑलरेडी हेल्ड अंशों से अधिक अंश लेने के लिए है, यानी कि अगर परिवर्तन जो आप करने वाले हैं अंतर नियम में उसका संबंध अंशधारियों द्वारा पहले लिए गए अंशों से अधिक अंश लेने के लिए है, यानी कि जो अंशधारी हैं वर्तमान में कंपनी के, अगर वो और अधिक अंश खरीदना चाहते हैं और ये जो परिवर्तन है ये उससे संबंधित है, अंतर नियमों में होने वाला परिवर्तन, तो इस संबंध में विशेष प्रस्ताव पारित करने से पहले ऐसे सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, विशेष प्रस्ताव साधारण सभा में निर्धारित तिथि पर पारित किया जाएगा। तीसरी बात, प्रस्ताव पारित करने के 30 दिन के अंदर कंपनीज जनरल रूल्स एंड फर्म्स का फॉर्म नंबर 23, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल जारी किया गया था नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स
का फॉर्म नंबर 23 उचित रूप में भरकर अधिनियम की अनुसूची 10 में निर्धारित शुल्क जो दिए गए हैं तथा प्रस्ताव जो आपने पास किया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। आपने जो प्रस्ताव पारित किया है, एक तो संचालक मंडल ने पहले इसे पारित किया, फिर जो कंपनी सचिव है उसने सभा बुलाई, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित हुआ और ये 30 दिन के भीतर कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स का एक फॉर्म संख्या 23 है, उसे भरकर साथ में ये प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के भीतर जमा करना होगा निर्धारित शुल्क के साथ। चौथी बात, यदि परिवर्तन का संबंध एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने से संबंधित हो, सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में बदलने से संबंधित, तो कंपनी को फॉर्म नंबर 113 पर लिखित रूप से एक आवेदन पत्र परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने के 3 महीने के अंदर क्षेत्रीय निदेशक को उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। अगर क्षेत्रीय निदेशक से सहमति का जो आदेश है वह मिल जाता है तो उस आदेश के साथ 15 दिन के अंदर परिवर्तित अंतर नियमों की छपी हुई प्रतियां कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। फिर छठा नंबर, मानक सूचीबद्ध ठहराव स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत कंपनी के अंश स्कंद विनिमय विपड़ी यहाँ विपड़ी लिखा है, इसका मतलब विपड़ी होता है, छोटी ई की मात्रा होती है डा पर, और इसका मतलब एक्सचेंज होता है। विपड़ी का मतलब बेसिकली मार्केट से होता है, तो आप इससे चाहे स्टॉक एक्सचेंज बोलें या स्टॉक मार्केट बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोथ आर सेम। तो पॉइंट नंबर 6 मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो मानक सूचीबद्ध ठहराव यानी कि स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट हैं, उनके अंतर्गत कंपनी के अंश स्कंद विनिमय विपणि यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की दशा में, यानी कि मानक सूचीबद्ध ठहराव अगर आपने स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट किया है, ये इसलिए किया जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो सार्वजनिक कंपनी है उसके शेयर किसी भी मानक स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि किसी भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जो स्वीकार है, जो मतलब क्या बोलते हैं, सरकार के द्वारा लाइसेंस्ड है, यानी कि सरकार के द्वारा अधिकृत है, माफ़ कीजिएगा, सरकार के द्वारा अधिकृत जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे अगर आपके शेयर खरीद और फरोख्त के लिए यानी कि खरीदे और बेचे जाने के लिए लिस्टेड हैं यानी कि सूचीबद्ध हैं, तो ऐसी दशा में ऐसी जो कंपनी है जिसे लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा, ऐसी कंपनी को अपने अंशधारियों को भेजी जाने वाली सभी सूचनाओं की प्रतियां उस स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजनी होंगी और ऐसे संशोधनों की 6 प्रतियां भी जिसमें एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को भेजना होगा। ठीक है। और परिवर्तन अंतर नियमों की प्रत्येक प्रति में होना चाहिए, यानी कि जो भी परिवर्तन है वो प्रत्येक प्रति में दर्ज होना चाहिए। परिवर्तित अंतर नियमों का अंशधारियों पर प्रभाव मूल अंतर नियमों की भांति होगा, लेकिन परिवर्तित अंतर नियम किसी पहले की तिथि से प्रभावशील नहीं होंगे, वो उसी दिन से प्रभावशील होंगे जिस दिन से वो प्रस्तुत किए जाएंगे या जिस दिन से वे स्वीकार कर लिए जाएंगे रजिस्ट्रार के द्वारा। जब अंतर नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो परिवर्तन के बाद निम्नलिखित प्रत्येक प्रलेख में इनका उल्लेख करना पड़ेगा। इस प्रावधान के अनुपालन में असफल रहने पर कंपनी या उसके दोषी हर अधिकारी पर कंपनी द्वारा निर्गमित प्रत्येक प्रति पर ₹10 तक के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। तो खैर ये आपने जान लिया। अभी आपने सुना था कि प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन के प्रतिबंध भी लगते हैं। तो थोड़ा सा जानिए कि कब कब लगते हैं ऐसे प्रतिबंध। प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर नियमों में परिवर्तन का अधिकार है। ऐसा अधिकार सीमा नियम और अंतर नियमों की किसी व्यवस्था के अधीन छीना नहीं जा सकता, ये भी ठीक बात है। फिर भी कंपनी अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं तथा न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत अंतर नियमों में परिवर्तन के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध हैं। पहला वैधानिक प्रतिबंध आते हैं। इसमें क्या क्या है? विशेष प्रस्ताव पारित करना। अंतर नियम में प्रत्येक परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव के द्वारा ही किया जा सकता है, ये धारा 14 है। मतलब प्रतिबंध का मतलब यह है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मनाही नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि प्रतिबंध पहला जो है वो यही कि अंतर नियमों में परिवर्तन हो पाएगा तभी जबकि विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा,
कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं, कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पार्षद सीमा नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब धारा 14 में प्रतिबंध हैं। और चौथी बात, न्यायाधिकरण की अनुमति, यानी कि निम्न दशाओं में केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। पहला, यदि अंतर नियमों में परिवर्तन का प्रभाव पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना हो, पब्लिक को प्राइवेट में, और यदि परिवर्तन संचालकों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हो, ये धारा 149 में है। धारा 14 में प्रतिबंध तो ये है ही कि आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में बदलना चाहते हो। अच्छा, यदि परिवर्तन प्रबंध संचालक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति से के संबंध में हो, तो ये धारा 196 में इसका वर्णन आता है। यदि परिवर्तन संचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने से संबंधित हो तो 197। देखिए, ये विशेष प्रस्ताव इसलिए इनमें रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमति इसलिए रखी गई क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे अनियमितताएं होने की संभावनाएं रहती हैं। एक और बात आती है, सदस्यों की लिखित सहमति चाहिए। यदि अंतर नियमों में परिवर्तन से सदस्यों का दायित्व बढ़ता है, यानी कि सीमित से असीमित दायित्व होने की स्थिति हो, तो ऐसी परिस्थिति में लिखित सहमति चाहिए। रजिस्ट्रार के पास परिवर्तित प्रतिलिपि भेजना, विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने अथवा न्यायाधिकरण की स्वीकृति मिल जाने की स्थिति में 1 माह के अंदर परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेज दी जानी चाहिए, धारा 14 और 117 में के तहत। न्यायिक, ये तो थे वैधानिक प्रतिबंध। अब आप पढ़ेंगे न्यायिक प्रतिबंध, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। परिवर्तन अवैध व्यवसाय चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। परिवर्तन सद्भावना से तथा कंपनी के लाभ के लिए ही होना चाहिए। परिवर्तन अधिसंख्यक सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक सदस्यों पर कपट के लिए नहीं होना चाहिए, यानी उनके हितों को दिखा करके, जता करके या चोरी छिपे भी प्रभावित करने से संबंधित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किसी व्यक्ति को एक अनुबंध के अंतर्गत उसके अधिकारों से वंचित करता न हो और परिवर्तन के कारण किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध का खंडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जाना कि न्यायिक प्रतिबंध कौन कौन से हो सकते हैं कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने से संबंधित। अब हम एक बात और करते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के आदेश के अंतर्गत अंतर नियमों का परिवर्तन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण के आदेश की ज़रूरत पड़ती है अगर अंतर नियमों में परिवर्तन करना है। धारा 241 और 242 इसके अंतर्गत कंपनी में अन्याय, कुप्रबंध के विरुद्ध शिकायत से संबंधित आवेदन पत्र के समाधान के लिए न्यायालय कंपनी को अंतर नियमों में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय कभी भी आदेश, जो न्यायाधिकरण है वो कंपनी को अंतर नियमों में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है, धारा 241 और धारा 242 के अंतर्गत। और एक क्यों दे सकता है? अन्याय या कुप्रबंध के विरुद्ध शिकायत मिली हो और उससे संबंधित जो आवेदन पत्र आया है उसके निदान या उसके समाधान के उद्देश्य से। ठीक। अच्छा, न्यायाधिकरण का जो ये आदेश होगा इसके अंतर्गत किए गए परिवर्तनों का प्रभाव वही होगा जैसे कि कंपनी अधिनियम के अनुसार परिवर्तन हुए हों। कंपनी को आदेश के निर्गमन के 30 दिन के अंदर आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देनी चाहिए। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 242 है, अगर इसकी बात करें तो ये कंपनी में अन्याय और कुप्रबंध को रोकने के लिए धारा 241 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पर न्यायाधिकार द्वारा विचार करने की शक्तियों से संबंधित है। अंतर नियम, सीमा नियम में न्यायाधिकरण द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन का हर प्रकार से वही प्रभाव होगा जैसे कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन किया हो। ये बात वही है जो आप अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, धारा 245 का 5वीं उपधारा है, उसमें किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने पर कंपनी को जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा, जो किसी भी दशा में 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को कारावास द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, अथवा जुर्माने द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा और इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है। और कभी कभी सज़ा और जो आर्थिक दंड है दोनों दिए जाते हैं। अभी आपने पार्षद सेवा नियम को विस्तार से जाना, उसमें परिवर्तन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी जाना। अब जो एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है
वो कौन सा है? वो है पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर। तो आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, याद करना है। सबसे पहले विषय सामग्री की बात करें तो ये कंपनी के उद्देश्य और अधिकारों का विवरण है, और ये पार्षद सीमा नियम में जो अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको कार्यान्वित करने से संबंधित जो नियम और उपनियम हैं उनकी बात करता है पार्षद अंतर नियम। तैयार करने की अनिवार्यता की बात अगर बोलें तो हर कंपनी को इसे तैयार करना आवश्यक है, ये अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इसके अभाव में सारणी ए के नियम लागू हो जाते हैं। प्रारूप निश्चित होता है, इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, ये कई पॉइंट्स में होता चला जाता है। महत्व बहुत प्रमुख प्रलेख है, ये उस प्रमुख प्रलेख का सहायक प्रलेख है। क्रियाओं पर नियंत्रण, यह कंपनी की बाह्य क्रियाओं पर नियंत्रण लगाता है, ये आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संबंध कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच के संबंध को परिभाषित करता है, ये कंपनी के अंशधारियों तथा अधिकारियों के बीच के संबंध को देखता है। स्पष्टीकरण अंतर नियमों का ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये प्रमुख प्रलेख है, लेकिन हाँ पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम का जो है क्या करता है, हाँ ये जो है पार्षद सीमा नियम का स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर बात आती है कि ये कंपनी अधिनियम के अधीन होता है पार्षद सीमा नियम। ये सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन होता है। शासित होना, ये अंतर नियमों द्वारा शासित नहीं होता है, जबकि पार्षद सीमा नियम द्वारा अंतर नियम शासित होते हैं। बाहरी व्यक्तियों की जानकारी की अनिवार्यता, कंपनी से व्यवहार करने वाले हर बाहरी व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि उसे इसकी व्यवस्थाओं की जानकारी हो, लेकिन बाहरी व्यक्तियों को अंतर नियमों की जानकारी हो, इसकी अवहेलना कर देने पर उनके अनुबंधों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाहरी व्यक्तियों का। उल्लंघन इसके विपरीत किया गया अनुबंध न्यायालय में मान्य नहीं है, अंतर नियमों के बाहर किया गया अनुबंध न्यायालय में मान्य होता है। सीमा नियम के बाहर किए गए कार्यों की पुष्टि कंपनी के समस्त सदस्यों द्वारा भी नहीं की जा सकती है। ऐसे कार्य की पुष्टि बाद में की जा सकती है जो सीमा नियम के क्षेत्र के अंदर किंतु अंतर नियमों से बाहर हों, बाद में की जा सकती है। और इसकी विषय सामग्री को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाता है, लेकिन इसको परिवर्तित किया जा सकता है एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। आज आपको जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो क्या लिखने हैं? सबसे पहले आपको लिखना है कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, जिसमें आप ऊपर का बताया हुआ पूरा विवरण लिखेंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसमें आप ये प्रक्रिया पूरी बताएंगे। क्या पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन पर कोई प्रतिबंध है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3, इसका उत्तर आप लिखेंगे वैधानिक और न्यायिक प्रतिबंध दोनों। और फिर आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण के आदेश के अंतर्गत अंतर नियमों का परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, विवरण दीजिए। ये प्रश्न संख्या 4 होगा। और अंतिम प्रश्न, पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो आज का गृह कार्य इतना ही। थैंक यू सो मच।